बांग्लादेश में हुए विस्फोट ने पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। शेख हसीना के जाने के बाद जो स्थिरता थी, वो अब धीरे-धीरे जमीन के अंदर धंसती जा रही है। क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ उनका अंदरूनी मामला है, या शायद हम एक बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं? क्योंकि हर बार जब वहां हालात बिगड़ते हैं, एक नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है: भारत। परसों शाम ढाका के मोग बाजार इलाके में एक फ्लाईओवर से नीचे कच्चा बम फेंका गया। करीब 20 से 21 साल का एक लड़का मारा गया, कई लोग घायल हुए और हमलावर बिना पकड़े गए भाग निकले। बांग्लादेश में ऐसे कच्चे बम पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं, जब राजनीतिक दबाव बनाना हो और समाज में डर बैठाना हो। जिस जगह यह धमाका हुआ, वो ढाका का बेहद व्यस्त कारोबारी इलाका है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वहीं 1971 के मुक्ति संग्राम के पूर्व सैनिकों का केंद्रीय कार्यालय भी स्थित है। यानी ये हमला सिर्फ आम नागरिकों पर नहीं था, बल्कि इतिहास और पहचान पर भी था। शेख हसीना के जाने के बाद से मुजीबुर रहमान से जुड़े प्रतीक हटाए जा रहे हैं, 1971 के युद्ध के संदर्भ मिटाए जा रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष बंगाली पहचान को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। ये सब किसी संयोग में नहीं, बल्कि एक तय पैटर्न के तहत हो रहा है। जब एक कहानी कमजोर पड़ने लगी, तो दूसरी कहानी लाई गई। कल फिर एक हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल को अपराधी बताकर मार डाला। कह दिया अमृत मंडल हफ्ता वसूली करने गया था। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। वो क्रिमिनल था या नहीं, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, या उसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो हिंदू था। मोहम्मद यूनुस को अस्थायी समाधान के नाम पर सत्ता में लाया गया था, लेकिन ना तो वे चुने गए हैं और ना ही उनके पास कोई स्पष्ट रोड मैप है। चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं, विपक्ष को दबाया जा रहा है और शासन पर जनता का भरोसा तेजी से गिर रहा है। इस बीच मीडिया ने सवाल उठाया कि बिना वोट के कोई देश आखिर कब तक चल सकता है। इसी सवाल की कीमत मीडिया को चुकानी पड़ी। 2 मीडिया हाउस जला दिए गए। अगर आप अराजकता के इस दौर में इन बदलती कड़ियों को और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ समझना चाहते हैं, तो वोलवेल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में आगजनी हुई है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है और अल्पसंख्यकों के घर व मंदिर जलाए गए हैं। इसी हिंसा के बीच एक नाम सामने आता है: दीपू चंद्र दास। एक मजदूर, न कोई नेता, न कोई एक्टिविस्ट। यहां तक कि बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन साफ कहती है कि ब्लास्फेमी का कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया। यह घटना बताती है कि आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होना अपने आप में एक जोखिम बन चुका है। कच्चे बम, सड़क पर झड़पें और चुन चुनकर की गई हत्याएं, ये बांग्लादेश की पुरानी राजनीतिक खेल पुस्तिका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ऊपर से कोई ठोस नियंत्रण दिखाई नहीं देता। पुलिस ज्यादातर मामलों में बाद में प्रतिक्रिया देती है, पहले से हालात संभाल नहीं पाती। इसी माहौल में एक और घटना ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। छात्र आंदोलन से निकला एक चेहरा, उस्मान हादी, जो शेख हसीना के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया था, उसे सिर में गोली मार दी जाती है। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन तेज हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं और सीधा आरोप यूनुस सरकार पर आता है। उस्मान हादी के परिवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि यह हत्या चुनाव टालने के लिए करवाई गई। आज बांग्लादेश में सबसे बड़ी मांग सिर्फ एक है: चुनाव। विपक्ष का कहना है कि अंतरिम सरकार का समय खत्म हो चुका है और बिना जनादेश के शासन चलाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि जानबूझकर अराजकता फैलने दी जा रही है ताकि चुनाव टलते रहें। सरकार की तरफ से न तारीखें साफ हैं, न कोई ठोस रोड मैप, और इसी अनिश्चितता में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ढाका में हुआ यह धमाका एक और वजह से भी अहम है। यह घटना तारिक रहमान की संभावित बांग्लादेश वापसी से ठीक पहले हुई। 15 साल के निर्वासन के बाद वे विपक्ष की सबसे बड़ी पहचान है और उनकी वापसी पर लाखों लोगों की रैली की उम्मीद थी। ऐसे में धमाके का समय एक संकेत देता है: सिस्टम को ज्यादा हिलाने की कोशिश मत करो। ये साफ करता है कि सत्ता की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि ऊपर के स्तरों पर भी चल रही है। यह धमाका सांप्रदायिक नहीं था, लेकिन इसका संदेश अल्पसंख्यकों तक जरूर पहुंचा। जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है, तो सबसे पहले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। हिंदुओं के घर और मंदिर आसान निशाने बन जाते हैं। बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और ये अब सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं रह जाता। इस दौरान तारिक रहमान का ढाका पहुंचना
सिर्फ एक राजनीतिक वापसी नहीं है, क्योंकि तारिक रहमान कोई नया चेहरा नहीं है। वो खालिदा जिया के बेटे हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं। जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, तब सरकार जमाते इस्लामी के सहारे चली थी। भारत विरोधी बयानबाजी तारिक रहमान के लिए कोई नई बात नहीं रही है। कुल मिलाकर कम से कम 80 से ज्यादा केस, सबसे गंभीर आरोप 2004 के चिटगांव हथियार कांड से जुड़े हैं। 10 ट्रकों में भरकर हथियार उतारे गए, और वो भी भारत विरोधी उग्रवादी संगठन उल्फा के लिए। ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हथियार तस्करी मामलों में से एक था। जब बांग्लादेश अस्थिर होता है तो उसका असर सीधा भारत पर पड़ता है। अवैध पलायन का खतरा बढ़ता है, सीमा सुरक्षा के मुद्दे खड़े होते हैं, कट्टरपंथ फैलने का जोखिम रहता है और भारत विरोधी बयानबाजी तेज होती है। कुछ मौकों पर यूनुस सरकार ने इसका दोष भारत पर डालने की कोशिश भी की। भारत ने साफ कहा है कि शांति बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी, लेकिन जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रही बाउंड। आगे की तस्वीर ज्यादा सकारात्मक नहीं दिखती। संभावना यही है कि छिटपुट धमाके और सड़क हिंसा और बढ़ेगी। चुनाव और टल सकते हैं, विपक्ष व अल्पसंख्यकों पर दबाव बना रहेगा और यूनुस सरकार की वैधता और कमजोर होती जाएगी। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो बांग्लादेश लंबे समय की अस्थिरता में फंस सकता है, जहां सेना या बाहरी ताकतों के लिए जगह बन जाती है। ये पतन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे और गहराता जाएगा। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश नाजुक हो गया है। और जब कोई देश नाजुक होता है तो उसकी कीमत सबसे पहले आम लोग चुकाते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसे हम समझते रहेंगे यहीं वॉलवेल पर।